चर्चा करें। कुछ लोग और रहते तो चर्चा अच्छे से होती। चलिए देखते हैं। और अभी तो टाइम है ना मैम, 1:55 से है ना। हाँ, अभी टाइम नहीं हुआ है क्या? अभी देखिए। एक है। अच्छा, 3 4 5 मिनट बाकी ही है। यस मैम। अच्छा, चलिए देखा जाए। बिहार के साहित्यकार आप लोगों की जानकारी में कौन कौन से हैं? कुछ बताइए हम लोग को, हमको पढ़ना है ना एक टॉपिक। उसमें एक टॉपिक पढ़ना है ना, यस मैम। बिहार के साहित्यकार। यस मैम। हाँ, तो वही आपको जानकारी है बिहार में कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं आदि काल से लेकर के अभी तक में? बताइए तो, यदि कुछ जानकारी है तो आपको बताइए। आदिकाल तो कुछ कुछ याद है मैम, इधर की आदि एक तो आ- रामबृक्षपुरी, अच्छा। नागार्जुन हुए। नागार्जुन हुए। अच्छा, और इधर तो फेमस में कोई नागार्जुन ही है मैम, और मुझे याद। और रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? हाँ, रामधारी से दिनकर मैम, हाँ। हम्म, रामबृक्ष आप भी। रामबृक्ष बेनीपुरी भी बिहार के रामबृक्ष थे। बिनपुरी भी। हाँ, बिहार यस के। मैम। फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु रेणु भी थे, हाँ। अंजलि कहानी उनका है। कहाँ हाँ। थी कथा। हाँ। उपन्यास। हाँ। मैलांचल। और बताइए, और सोचिए, बहुत सारे साहित्यकार हैं जो कि बिहार से हैं। बिहार से। नागेंद्र बिहार के ही थे। बिहार डॉक्टर में नागेंद्र। नहीं। बिहार में उधर पटना जिले से अभी फिलहाल अरुण कमल जी हैं। हाँ। हाँ। अरुण कमल तो प्रकाशन है उनका मैम, अरुण कमल नहीं का। नहीं, अरुण कमल जी पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, लिखते हैं हिंदी में। और आलोचना के संपादक भी हैं। पत्रिका जो आलोचना है ना, जो पहले नामवर सिंह संपादित करते थे, अब उसके यस मैम। हाँ, अब उसके संपादक है अरुण कमल जी ही हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, हिंदी में ज्यादा लिखते हैं। अच्छा। उनको कविता के क्षेत्र में साहित्य अकादमी मिल चुका है। इसके अलावा आलोक धनवा कवि के रूप में अभी हैं फिलहाल। हाँ, आलोक धनवा। हाँ। हाँ, बहुत सारे वर्तमान समय भी राइटर हैं बिहार के। तो और भी बहुत सारे हैं जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं। आलोचना के क्षेत्र में इधर बहुत सारे लोग काम किए थे बिहार में। केसरी, नरेश मेहता, ये सब पटना से थे बहुत सारे लोग। नलिन विलोचन शर्मा, नकेनवाद। नलिन विचुला शर्मा, हाँ। हाँ, जिनके नाम पे नकेनवाद का। नकेनवाद चला। तो नकेनवाद में 3 लोग यस। थे ना, तो वही तो यस। वो तो बिहार ही के थे। एक तो हाल ही में जो मृत्यु हुआ है मैम, पटना के प्रोफेसर थे हिंदी के। हाँ। क्या। नवल किशोर कौन सा है हाँ, वो। नवल किशोर यादव, कुछ ऐसे तो नाम है। बहुत सारे लोग हैं, नंद जी दुबे, बहुत सारे लोग हैं। नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल। हम्म। बहुत सारे हिंदी में साहित्यकार हुए हैं जो कि पटना के हैं, पटना या पूरे बिहार के हैं। हम्म। हाँ, तो हम्म। इन्हीं सब साहित्यकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। अब उसमें और आदिकाल में भी तो विद्यापति हुए हैं। यस मैम, मैथिली। मैथिली कोकिल मिथिला, जिसको हाँ, बोला मैथिल जाता कोकिल, हाँ। है। मिथिला से विद्यापति हुए हैं। विद्यापति, हाँ। हाँ, भक्ति काल में भी दादू थे, वो सासाराम की तरफ से थे। दादू दयाल जो हाँ। कबीर के साथ थे हाँ। वो। हाँ, कबीर के दादू दयाल जो थे, वो सासाराम के आसपास के क्षेत्र थे। ओ, हाँ, तो बहुत सारे कवि हुए हैं जो कि बिहार के धरती से हुए हैं, आज भी लिख रहे हैं सब। इन सारे रचनाकारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इनका योगदान क्या रहा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इसमें से जो दिनकर हैं, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिल चुकी है, सबसे प्रसिद्ध नाम। इधर से कोई गाय बांधे हैं आप लोग क्या? गाय की आवाज बरबर आ रही है। हेलो। नहीं, बाहर से आ रही है। अच्छा, हाँ, वो जोर जोर से आवाज आ रही है गाय की। हम रह छत रह पे के। है ना, तो वो नीचे नीचे बंधा हुआ है। अच्छा, बराबर हम वही छत आवाज पे है। है इसलिए। अच्छा,
तो वही हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके। विद्यापति का अध्ययन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। विद्यापति तो मिथिला से थे, तो मैथिली में भी लिखे हैं और अपभ्रंश में भी लिखे हैं, दोनों में लिखे हैं। विद्यापति लिखे हैं ना? अपभ्रंश का है, हाँ। हाँ, अपभ्रंश में भी लिखे अपभ्रंश का हैं, भी है और मैथिली मैथिली में भी लिखे हैं, दोनों में लिखे हैं। हाँ। पदावली, विद्यापति की जो यस मैम। पदावली है वो मैथिली में लिखी गई है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है, कीर पताका, ये हाँ दोनों अपभ्रंश में है मैम। हाँ, ये अपभ्रंश में लिखा गया है। यस मैम। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी बहुत सारे कवियों ने काम किया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। बिहार में, बिहार के लोग भी बहुत समृद्ध है बिहार भी साहित्य के क्षेत्र से। बिहार है, यूपी दो तो ही समृद्ध है। हाँ, हिंदी साहित्य बहुत में ज्यादा है। अधिकांशतः रचनाकार बिहार और उत्तर प्रदेश, इन्हीं दो क्षेत्रों से ज्यादा रचनाकार आए हैं। यूपी से। हाँ, उत्तर यस। प्रदेश, हाँ, और बिहार से। कबीर उबीर तो बिहार उत्तर प्रदेश के थे, कबीर तो लेकिन यहाँ बनारस के थे। हाँ, बनारस के, तो उत्तर प्रदेश में साइड में हो गए, वो बिहार के नहीं माने जाएंगे। हम तो बिहार के, यस मैम। हाँ, बिहार के रचनाकार। तुलसी भी उत्तर प्रदेश में पड़ गए, सूरदास तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ गए, वो लोग उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। कुछ प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह भी तो लगते हैं आलोचना हाँ में हाँ, लिखते हैं वो भी। गोपेश्वर सिंह भी बिहार के थे, बिहार के हैं। पटना यूनिवर्सिटी से पहले थे, इसके बाद हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए। डीयू कोई, यूनिवर्सिटी का वो एचओडी रहे हैं हाँ पिछले हाँ साल का। हाँ, गोपेश्वर सिंह भी बिहार के हैं। यस मैम, मैं उनसे ही पढ़ा हूँ। अच्छा, गोपेश्वर सिंह से आप पढ़े हैं? पटना से क्या? नहीं मैम, ये डीयू से ही पढ़े हैं। अच्छा, तो आप एमए डीयू से किए हैं? मेरा ग्रेजुएशन और एमए डीयू से है मैम, और 10+2 गया कॉलेज से था। तो फिर जब एमए और बीए जब डीयू से किए हो, तो रिसर्च उधर ही से करना चाहिए था, यहाँ पे क्यों आ गए? मैम बीच में अभी सिविल की तैयारी कर रहे थे, बीच में फिर छूट गया 2-3 साल 4 साल, वहाँ दे नहीं पाए थे। नहीं तो कंटिन्यू, जब आप डीयू से एमए है, आपको वहीं से यस कंटिन्यूटी रखनी चाहिए थी। मैं बीच में कोचिंग लेना शुरू कर दिए थे, 2-3 साल छूट गया, फिर अच्छा, तो फिर संपर्क नहीं, वो फिर लोग नहीं। आगे अच्छा नहीं लेने के लिए फिर नहीं गए हम, फिर उधर फिर आ गए इधर ही। अच्छा, क्योंकि वहाँ का रिसर्च का फिर कुछ दूसरा वैल्यू रहता है, वहाँ का रिसर्च का कुछ दूसरा टेक्नोलॉजी भी रहता है, स्तरीय भी रहता है। उतना स्तरीय हम पढ़ाते समय नहीं बोलेंगे इस बात को बीच में, लेकिन हम यस वही बता रहे थे। नहीं तो मटेरियल तो वहीं से मिल जाएगा मैम, क्योंकि लेट हो गई थी जब फॉर्म भरने था ना, तो उस टाइम मेरा वो पीटी का एग्जाम था, यूपीएससी और बीपीएससी का था, हम भर नहीं पाए 2 साल, उसके बाद छूटा था, उसके बाद यहाँ भर दिए थे तो हो गया था, तो फिर सोचे कि कर लेते। चलिए ठीक है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं ये बिहार के साहित्यकारों के बारे में। तो जी मैम, विद्यापति, प्रणाम। हाँ खुश रहिए। जी विद्यापति, हम बिहार के साहित्यकारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जी मैम। तो आदि काल से शुरू किए हैं, आदि काल में कौन कौन से कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। तो हम सबसे जी पहले तो आदि काल में पाते हैं विद्यापति को, ठीक है? जी इसके बाद जी भक्ति काल में भी कुछ रचनाकार आते हैं, दादू वगैरह, और भी आते रहते हैं, हम बताएंगे। इसके बाद आधुनिक काल में तो जी अधिकांशतः बहुत सारे रचनाकार, साहित्यकार, आलोचक, कवि सब बिहार से उत्पन्न हुए हैं, जी बिहार से आए हैं, बिहार की जी माटी मैम। से आए हैं। तो विद्यापति हमारे यहाँ आदि काल में एक प्रमुख कवि हुए हैं, ठीक है? जी तो उनकी जो रचना है वो अपभ्रंश और मैथिली, इसके अलावा संस्कृत में भी मिलती है। जी विद्यापति संस्कृत में भी लिखते थे। पुरुष परीक्षा, ये किताब जो उनकी लिखी हुई है वो संस्कृत में है। संस्कृत में है। जी हाँ मैम। हाँ, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब जी अपभ्रंश में है। और अबहट। हाँ, अपभ्रंश अबहट कहा उसी था। को ना कहते हैं। हाँ हाँ, और नहीं उनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। जी तो तीन तीन भाषाओं में रचना किए हैं।
कुछ दिन तक विद्यापति को लोग बंगाल का मानते थे। बंगाल के लोग जो थे वो जिस तरह से उनकी छाप है विद्यापति की रचनाओं में चैतन्य महाप्रभु की, उस तरह से जो कृष्ण भक्ति जिस तरह से लिखते थे उस समय विद्यापति रहने वाले थे मूलतः दरभंगा के, और दरभंगा के थे तो उसको कुछ दिन तक बंगाली अपना मानते थे कि बिहार जो विद्यापति हैं वो हमारे यहाँ के हैं। बाद में जब प्रूफ हुआ कि विद्यापति दरभंगा के हैं, फिर इनको बिहार का माना जाने लगा। लेकिन उनपे बहुत सारे लोगों ने अपना बंगाल के लोगों ने अपना कवि मानने की काफी चेष्टा की थी, लेकिन बाद में दरभंगा में जब उनका जन्म स्थान साबित हो गया तो फिर बिहार की वो माने जाने लगे। विद्यापति दो राजाओं के दरबार में रहे थे, कीर्ति सिंह के भी दरबार में रहे थे और एक शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, इसी आधार पर उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की थी। जी मैम। ठीक है, तो विद्यापति के जो काव्य मूलतः वो जिस रचना से प्रसिद्ध हुए वह पदावली से प्रसिद्ध हुए। जी ठीक है, पदावली में कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग का श्रृंगार पूर्ण वर्णन है, उससे वो ज्यादा प्रसिद्ध हुए पदावली से। इसके बाद पदावली को लोग जैसे कि मानते हैं कि उसमें आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पदावली में भक्ति रस नहीं है, उसमें सिर्फ श्रृंगार की प्रधानता है, भक्ति का कोई इसमें छाया भी नहीं है भक्ति की। इतना श्रृंगारिक वर्णन किया है कि कृष्ण और राधा को वो सामान्य नायक नायिका बना दिए हैं, तो उस पे बहुत आक्षेप भी आता है। लेकिन ऐसा आलोचकों के द्वारा कह मात्र देने से विद्यापति को सिर्फ श्रृंगारी कवि सिद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि विद्यापति के बारे में माना जाता है कि मूलतः वो हृदय से भक्त थे, और वो राधा कृष्ण के भक्त भले न रहे हो लेकिन उनकी शिव भक्ति का प्रमाण मिलता है। जी, वैष्णव और शैव दोनों थे ना। हाँ, लेकिन मूलतः वो शैव थे, शैव पहले थे, वैष्णव बाद में बने। और वैष्णव कैसे बने उसकी भी एक कहानी है। विद्यापति शिव के भक्त थे शुरू से ही, और वो शिव की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उनको बहुत शिव प्रिय थे, और इस वजह से भगवान शिव जो थे उनके घर के यहाँ उगना नाम के नौकर के रूप में रहते थे। ठीक है, उगना के नाम से उनके घर में नौकर बन के रहते थे शिव जी, और इस बात को कह दिए थे, इस बात का रहस्य किसी पे उद्घाटित मत करना, मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे यहाँ हूँ, लेकिन हम ये कहानी को सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विद्यापति ने पदावली क्यों लिखी। जी, जब वो कृष्ण शिव भक्त माने जाते हैं तो उन्होंने पदावली क्यों लिखी, राधा कृष्ण की भक्त रचना क्यों की, इसके बारे में कहानी है। जब कृष्ण शिव भक्त थे वो, और जब वो बताए कि यदि तुम मेरे रहस्य को प्रकट मत करना और किसी के सामने, विद्यापति ने कहा कि ठीक है हम नहीं प्रकट करेंगे, आप मतलब कि आपसे हम लेकिन दूर रह नहीं सकते, आप रहिए मेरे साथ। तो भगवान मतलब कि रहते थे उगना के नाम से, लेकिन विद्यापति कभी उनसे ऐसा काम नहीं कराते थे जो कि एक नौकर के रूप में उनको खराब लगे। ठीक है, और लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो अक्सर उगना को डांटती फटकारती रहती थी। विद्यापति को खराब लगता था कि भगवान शिव को, साक्षात शिव को डांट रही हैं। ऐसे ही एक दिन उगना से कुछ लाने के लिए उनकी पत्नी बोली बाजार से, उगना गए और उनको देर हो गई आने में, उनकी पत्नी क्रोध में झाड़ू से मारने चली उगना को, सोची को तो नौकर है, और विद्यापति उसी समय जो बोल दिए ये क्या कर रही हो, साक्षात शिव पर प्रहार कर रही हो, इतना उनसे उनको मुंह से निकल गया, यानी कि भेद प्रकट कर दिया। अब वो इतना शिव जी सुने, शिव अदृश्य हो गए, शिव जी नहीं आए दोबारा लौट के। फिर इसी विरह में विद्यापति को माना जाता है कि वदंती है कि विद्यापति पागल हो गए, और उनसे भगवान शिव का जो दूरी है वो सहा नहीं गया, और इसी विरह में वो राधा कृष्ण की पदावली की रचना की है। ठीक है, शिव के रूप तो हाँ, वो तो शिव थे। हाँ, शिव के विरह में पागल हुए, लेकिन राधा खुद को मान करके और कृष्ण में शिव को स्थापित करके वो पदावली की रचना की है। जैसे राधा और कृष्ण का विरह था, उसी भाव को लेकर के उन्होंने पदावली रच दी। भगवान शिव के उनके अंतर्मन में थे, लेकिन आक्षेप कर दिए उस विरह का वो राधा कृष्ण के रूप पर। ठीक है, और इस बात को लेकर के उन्होंने पदावली की रचना की।
तो इस बात को लेकर के जब वो पदावली लिखे तो भले आलोचक उनको श्रृंगारी कवि माने, लेकिन अंतस्थ अंतल हृदय में वस्तुतः वो एक भक्त थे। और शायद इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं कृष्ण के, वो विद्यापति की पदावलियों को गाते गाते अक्सर समाधि में चले जाते थे और बेहोश हो जाते थे। ठीक है, भले उसको लोग श्रृंगारी माने, लेकिन जब एक भक्त के हृदय से उसका मूल्यांकन किया जाएगा, आलोचक सिर्फ आलोचक की दृष्टि से मूल्यांकन करता है, उसके पास एक भक्त की दृष्टि नहीं होती है। तो जब साधारण आप बुद्धि के दृष्टिकोण से मूल्यांकित करेंगे किसी रचना को, तो आपको तो वैसी ही लगेगी जैसे आपकी बुद्धि कहेगी। लेकिन जब आप एक भक्त की रचना को भक्त के हृदय से देखेंगे, तब वो आपको उसमें भक्ति नजर आएगी। वैसे तो सूरदास के भ्रमर गीत में को भी यदि हम देखें तो उसमें भी कितने सारे श्रृंगारिक पद हैं, तो क्या हम उसको श्रृंगारिक रचना मान लेंगे? क्या वो भक्त हृदय से नहीं लिखा गया है? जी। तो इस आधार पे विद्यापति की पदावली को पूर्ण श्रृंगारिक रचना मानना, श्रृंगारिक भले हो, श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन पूर्णतया श्रृंगारिक मानना उचित नहीं है। विद्यापति मूलतः एक भक्त हृदय के कवि हैं, और उनके जीवन की गाथाओं से और किंवदंतियों से ये सब प्रकट होता है कि वो भक्त हृदय के कवि हैं। जहाँ तक आलोचक की बात है मैम, तो वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी ही बोले हैं। हाँ, विद्यापति जो को कवि मानने से इनकार कर दिए। हाँ, उनके हृदय में तो कवि का गुण ही नहीं था। आचार्य शुक्ल बहुत आलोचना किए हैं विद्यापति की। वो बोले हैं कि विद्यापति भक्त नहीं थे, वो कवि थे। कवि तो रूप मानते हैं, कवि मानते हैं उनको। केशव दास को झुठलाए हैं वो कवि के रूप में। वो बोले हैं कि केशव के हृदय में कवि हृदय, हाँ, केशव के हृदय में कवि हृदय नहीं था। हाँ, विद्यापति को कवि मानते हैं। विद्यापति की रचनाओं को पढ़ करके कोई ये नहीं कह सकता कि वो कवि नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। भले श्रृंगारिक कवि कह दे उनको, श्रृंगारिक कवि मान सकते हैं लोग, लेकिन उनकी कविताओं में कवित्व तो पग पग पे विद्यमान है। कविता से शुक्ल जी तो श्रृंगारी कवि ही माने हैं ना मैम? हाँ, शुक्ल जी श्रृंगारी कवि माने हैं, भक्त कवि नहीं माने हैं जी। लेकिन इस तरह से शुक्ल जी का आक्षेप, चूंकि शुक्ल जी ने बुद्धि के तर्ज पर मूल्यांकन किया, इसलिए उन्होंने मूल्यांकन कर दिया। लेकिन सब चीज बुद्धि के तर्ज से नहीं नापा जा सकता। यदि किसी भक्त का मूल्यांकन करना हो तो फिर आप हृदय की कसौटी पे कसना होगा उस रचना को। जी, बुद्धि के तर्ज कसौटी पे कस करके आप किसी रचना को शुष्क बुद्धि से नहीं नाप सकते। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को ही कहा था कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे जो हो गए हैं, हाँ, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति की रचना को ही उन्होंने देखकर कहा था आजकल आध्यात्मिक भक्ति और उनको भक्ति जो मानता है, इसी पर उन्होंने तो शुक्ल जी से यदि हम ये कहना चाहें कि शुक्ल जी आलोचक हैं 20वीं सदी के, ठीक है, और विद्यापति है 15वीं सदी के, 14वीं सदी के। उनके समय में 500 सालों का अंतराल है, 500 सालों का अंतराल है। तो फिर आप 500 सालों के अंतराल को, और वो भी आप एक 20वीं सदी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आपकी दृष्टि स्पष्टतया एक वैज्ञानिक युग की होगी, मशीनी युग की होगी। आप उसी दृष्टिकोण से देखेंगे किसी भी रचनाकार को, चाहे वो जायसी को देखते हो या फिर तुलसी को देखें या सूर को देखें या विद्यापति को देखें। आप 20वीं सदी के हैं तो आप 20वीं सदी के दृष्टिकोण से ही 15वीं सदी का मूल्यांकन करेंगे जी। तो आप जब 20वीं सदी के दृष्टिकोण से 15वीं सदी का मूल्यांकन करेंगे तो पूर्णतया उसका शुद्ध मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं? यदि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे बाद 500 सालों बाद 26वीं सदी आएगी और उस समय का कोई आलोचक होगा और आज की रचना का मूल्यांकन करेगा, मान लीजिए, तो वो अपने दृष्टिकोण से रचना का मूल्यांकन करेगा जी मैम। तो वो उसकी आलोचना में पूर्णतया सच्चाई कैसे आ सकती है?
आएगी, मानने योग्य है कि उसकी आलोचना में आज के युग की पूरी सच्चाई दिख जाएगी। यदि स्वतंत्रता संग्राम समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। हाँ, यदि स्वतंत्रता संग्राम आज से 70 साल पहले घटित हुआ, उस समय यदि लिपिबद्ध न हुआ होता, यदि प्रेस न आया होता और उस समय की घटनाएं लिपिबद्ध नहीं हुई होती अखबारों में या फिर किताबों के माध्यम से, तो स्वतंत्रता संग्राम का मूल्यांकन आज हम किस दृष्टिकोण से करते? उस समय के क्रांतिकारियों और नेताओं का आकलन हम कैसे कर पाते? जी मैम, ये तो कुशल बनाइए कि प्रेस निकल गया था, अखबार निकल गए थे, किताबें लिखी जाने लगी थी, तो जितनी भी घटनाएं घटी वो हमारे सामने लिखित रूप में आ गई, इसलिए हम उसका सटीक मूल्यांकन करने में समर्थ हो गए। लेकिन जिस समय न प्रेस था, न कोई दस्तावेज था, न लिखित कोई विवरण था, जी भोजपत्र पे लिखा जाता था, लिखने की प्रणाली भी सीमित थी, उस काल को हम आज के 20वीं सदी में बैठकर एक आलोचक कैसे शुद्ध मूल्यांकन कर सकता है? हम तो नहीं मान सकते कि वो एक शुद्ध मूल्यांकन कर सकता है। शुक्ल जी की आलोचना शैली पर बहुत आलोचकों ने सवाल भी उठाए हैं। हम ये नहीं कहते कि शुक्ल जी एक महत्वपूर्ण आलोचक नहीं थे। यदि शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल न आए होते तो आज हिंदी आलोचना का स्वरूप उतना नहीं निखरा होता जिस तरह से आज है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि शुक्ल जी की दृष्टि पूर्णतया सटीक थी। हाँ जी जी जी, सबके दृष्टिकोण में कुछ न कुछ खामियां और कमियां होती हैं। तो उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि माने हैं। हाँ, माने हैं। उनकी आलोचना में तो वो भक्त कवि हैं। भक्त कवि हैं, लेकिन शुक्ल जी के दृष्टिकोण से वो भक्त कवि नहीं है। जी मैम। तो हम एक आलोचक के नजरिए को पूर्णतया सत्य प्रमाणित नहीं कर सकते। तो शुक्ल जी का जो नजरिया है उस दृष्टिकोण से हम शुक्ल जी के नजरिए से क्यों देखें? हम विद्यापति की पदावली को स्वयं पढ़ें और हमें क्या महसूस होता है, हम खुद ये जानने की चेष्टा करें कि विद्यापति में श्रृंगार ज्यादा है कि भक्ति ज्यादा है। और सिर्फ यही क्यों, हम उनके विद्यापति की पदावली को पढ़ने के पहले विद्यापति के जीवन को भी समझना जरूरी है। जी, किसी भी रचनाकार के रचना को पढ़ने के पहले उसके जीवन को समझना ज्यादा जरूरी है। जी, क्योंकि रचनाकार में उसका पूरा जीवन कहीं ना कहीं झलकता जरूर है। यदि हम निराला का मूल्यांकन करेंगे, उनकी सरोज स्मृति का, राम की शक्ति पूजा का, तो हमें लगेगा कि जो इसमें संघर्ष है राम की शक्ति पूजा में, निराला का अपना संघर्ष है। निराला अपने जीवन में कितना दुख झेले थे वो सब कुछ दिखाई पड़ता है राम की शक्ति पूजा में। जब निराला कहते हैं कि धिक जीवन को जो पाता ही आया सदा विरोध, जब राम के सामने अंतिम 108 पुष्प भी गायब हो जाता है, माँ दुर्गा चुरा लेती हैं, तो राम छटपटा जाते हैं, कहते हैं कि इस जीवन को धिक्कार है जो कि हमेशा विरोध ही पाता आया है। तो ये धिक्कार जो है वो राम का धिक्कार नहीं है, वो निराला का धिक्कार है। निराला को अपने जीवन में हमेशा विरोध मिला था। उनकी कहीं रचना नहीं छप रही थी, उनके परिवार के सारे लोग एक एक करके डेथ कर गए थे। तो निराला के जीवन में, हाँ बोलिए। मैम ये कह रहे हैं कि आप सही कह रही हैं कि राम एक प्रतीकात्मक थे। हाँ, वो जो हृदय का उद्गार था वो कवि का था, कवि का था, हृदय का उद्गार कवि का था। राम तो प्रतीक मात्र है। हाँ जी जी जी, राम जब कह रहे हैं कि क्या कहता है, मेरे जीवन में सिर्फ विरोध है, मैं अब क्या करूं, चारों तरफ जिधर अन्याय है उधर शक्ति, तो ये निराला का जीवन का संघर्ष है। निराला खुद इस जीवन भर विष पिए, भले आज निराला पर रिसर्च होता हो, लेकिन उनके जीते जी उनको तो सिर्फ विरोधी न मिला, अधिकारी न मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में उनकी पहली रचना जूही की कली छापने से इनकार कर दिए, जो आज मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है, लेकिन उसको छपने से इनकार कर दिया गया।
निराला की जी राम की शक्ति पूजा का आज इतना तारीफ होता है, उस समय निराला को कौन कौन इतना महत्व दे रहा था? दे रहा था, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं दे रहा था जितना देना चाहिए। आज उन पे बड़े-बड़े रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन उस समय जब तक जीवित थे, उस समय तक अंततः वो विक्षिप्त होकर मरे थे। तो ये जो राम की शक्ति पूजा का धिक्कार है, वो निराला का अपने जीवन का है। तो यदि हम विद्यापति को हम देखेंगे, तो विद्यापति की भी रचनाएं जो है उनके अपने जीवन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो यदि हम विद्यापति की पदावली का मूल्यांकन करेंगे, तो बिना उनके संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन किए उनकी पदावली का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। और इसलिए शुक्ल जी के दृष्टिकोण को एक पक्षीय माना जाएगा। यदि वो शुक्ल जी विद्यापति को श्रृंगारी कह रहे हैं, तो वो एक पक्षीय मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है? जी मैम। हाँ, तो बहुत सारी बातें होती है रचनाकारों के संबंध में, जिसपे कि हम सहजता से उसका मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारी चीजें नई नई मिल जा रही हैं, कहीं कहीं से प्रमाण कुछ नया मिल जा रहा है, रिसर्च करने वाले रिसर्च कर ही रहे हैं। यदि कुछ नया प्रमाण मिल जा रहा है किसी रचनाकार के संबंध में, तो तुरंत हमारी धारणाएं परिवर्तित हो जा रही हैं। आज भी परिवर्तित हो जा रही है। आज यदि विद्यापति के संबंध में कुछ नया प्रमाण मिल जाए, मान लीजिए दरभंगा से कुछ नया प्रमाण मिल जाए, तो आज हमारी मानसिकता बदल जाएगी। जी मैम। तो हम पूर्णतया किसी चीज को सत्य नहीं मान सकते, लेकिन इन आलोचकों का योगदान इस क्षेत्र में ज्यादा है कि इन आलोचकों ने इन रचनाकारों को सामान्य जनता के सामने लाने का पूर्णतया प्रयास किया। यदि आलोचक न होते, हाँ बोलिए। हाँ, कुछ कह रहे थे? ये कह रहे हैं कि हेलो, राजनीतिक कवि थे। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम आवाज कट रही है बाबू। हेलो हेलो, आवाज कट रही है, क्लियर आ नहीं रहा है, बताइए। हेलो हेलो, जी मैम, आगे बढ़िए। हाँ, कोई क्वेश्चन कर रहा था, हम उसकी आवाज सुन रहे थे, कट रहा है वो। आवाज कट रही है उनका। हाँ हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है। जी चलिए, हम ये कह रहे थे कि इन आलोचकों का योगदान इस क्षेत्र में ज्यादा है कि इन आलोचकों ने इतने पुराने कवियों को, रचनाकारों को सामान्य जनता तक लाने का कार्य किया। जी ये इस क्षेत्र में इनका योगदान ज्यादा है। नहीं तो यदि आचार्य शुक्ल नहीं होते, तो आज बहुत सारे रचनाकार प्राचीन समय के हमारे सामने उपेक्षित रह जाते। जी मैम। जैसे कि शुक्ल जी ने जायसी को सामने लाया, कोई नहीं जानता था कि जी जायसी का नाम कोई नहीं जानता था। शुक्ल जी की देन है कि उन्होंने जायसी जैसे रचनाकार को हमारे सामने प्रकट किया। जी तो इसलिए लेकिन आलोचकों का दृष्टिकोण एक पक्षीय हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में हम विद्यापति को लेकर के ये नहीं कह सकते कि वो पूर्णतया श्रृंगारी ही थे, वो भक्त हृदय भी थे। और सिर्फ ही भक्त और श्रृंगारी ही क्यों, उनके कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है, उसमें कीर्ति सिंह के समय का पूरा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का चित्रण मिलता है। जी उस समय का कैसा जीवन था, कैसे राजा थे, क्या उनके दरबार में होता था, ये एक सांस्कृतिक पूर्णतया एक जो जीवंत चित्रण है उस समय के समाज का, वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जनता मिलता है। हाँ जी, जनता के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण थी। हाँ, सब कुछ हमें कीर्तिलता कीर्ति पताका मिलता है। तो विद्यापति कई दृष्टिकोण से हमारे सामने आते हैं। वीर भाव की व्यंजना करने में, राजाओं के समय का चित्रण करने में, भक्त हृदय के रूप में,
बहुत सारे दृष्टिकोण के रूप में आते हैं। संस्कृत भाषा के कवि थे, पुरुष परीक्षा उन्होंने लिखा है, उस दृष्टिकोण से भी विद्यापति हमारे सामने सफल सिद्ध होते हैं। लेकिन उनको उनको तो प्रसिद्धि लेकिन पदावली से मिली ना मैम। पदावली से मिली, क्योंकि राधा कृष्ण और राम ये दो ऐसे नायक हैं कि इन पर लिखने वाले सहज ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त बोले है ना, मैथिली शरण गुप्त बोले है ना कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जी, तो ये ऐसे चरित्र है दो कि इनका जीवन ही इतना नाटकीय है, इतना कवित्वमय है कि इस पे कोई भी रचना करेगा तो वो कवि प्रसिद्ध होगा ही होगा। बिहारी लाल को ले लीजिए, एक रचना करके पूरे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके। तो ये क्यों, ये ऐसे हैं ही, ये नायक ही ऐसे हैं हमारे जीवन के, भारतीय समाज के, कि इन पे जो भी रचना करेगा वो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तो विद्यापति को कीर्तिलता से भरे, कीर्ति पताका से भले प्रसिद्धि न मिली हो, लेकिन पदावली में जब उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन कर दिया, भले नायक नायिका के रूप नहीं किया हो, इसलिए उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो पदावली में वो कृष्ण को शिव मानते हैं और अपने को राधा मानते हैं। राधा के रूप में मान रहे हैं। वही उसी विरह से, जो शिव का विरह उनके हृदय में आया, उसी विरह से प्रेरित होकर के उन्होंने पदावली लिखी। जी, विरक्त हो गए शिव जी से। हाँ, संसार से इसीलिए तो मैं विद्यापति जी को कहा जाता है पदावली के विषय में कि विद्यापति की पदावली भक्ति एवं श्रृंगार परक है। हाँ, दोनों है, मिश्रण है। क्योंकि उसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों है। जहाँ कृष्ण और राधा का वर्णन होता है, वहाँ पर नायक नायिका भेद श्रृंगार का वर्णन होता है। और प्रारंभ में वो श्री कृष्ण की राधा की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनको आराध्य मानते हैं अपना। तो इस तरह से विद्यापति के साहित्य का बहुत बड़े पैमाने पर यदि हम करें तो कई दृष्टिकोण से मूल्यांकन होगा। लेकिन मैम अगर विद्यापति का आराध्य देव कहा जाए तो किनको? शिव जी को माना जाएगा ना? शिव को माना जाएगा, क्योंकि इसी रूप में उनकी किंवदंती प्रचलित है। विद्यापति के आराध्य शिव ही है जी। शैव सर्वस्व सार उन्होंने लिखा है ना जी। शैव सर्वस्व सार एक रचना उन्होंने लिखी है जी, विद्यापति की है शैव सर्वस्व सार। जी तो इस आधार पे उनको शिव भक्त ही माना जाता है। मूलतः वो शिव भक्त ही है। उसी शिव के विरह के चलते वो राधा कृष्ण को प्रतीक बना करके लिखे। जी, ठीक है। तो ये विद्यापति की कहानी है, और विद्यापति के रचना का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे इसका मूल्यांकन हो सकता है। अभी राजा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, विद्यापति की पदावली, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत लिखे। वो सबको मिला बहुत अच्छे से उनका मूल्यांकन, बहुत अच्छे रचनाकार थे। जी, चलिए जी, अब अगले क्लास में और रचनाकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के। ठीक है जी मैम। ठीक, ओके, चलिए प्रणाम मैम। खुश रहिए।